Hello friends and dear students, you are welcome at my YouTube channel English Grammar by Antonia sir. As you know, we are talking about some basic concepts of English language or English grammar in our last videos. Today we are going to learn about a sentence which is also a part of basic grammatical portion or basic concepts of English language or English grammar. जैसा कि आपको पता है कि किसी भी अपने पहले वीडियोस में अपन ये चर्चा कर चुके हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज that is spoken in all over the world, and the sentence is the basic unit of any language, as like the syllable is basic unit of a word. As the same, the sentence is also the basic unit of any language. वाक्य जो है वो किसी भी भाषा की आधारभूत इकाई है और आज हम भाषा के इस आधारभूत इकाई यानी वाक्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की शुरुआत अल्फाबेट से की थी, बहुत कुछ अल्फाबेट के बारे में सीखा, उसके बाद वर्ड सीखा, फ्रेजेस सीखी, क्लोज के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अब क्लोज से आगे बढ़ते हुए आज अपन सेंटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस कितने प्रकार का होता है और खास करके सेंटेंस या क्लोज का एनालिसिस क्या होता है? अगर जिसने क्लोज या सेंटेंस को एनालाइज करना सीख लिया, जिसने सेंटेंस या क्लोज को एनालिसिस करने में महारत हासिल कर ली, यानी ये मानो कि वो बहुत कुछ सीख जाता है। यानी आगे जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शंस के मेजर टॉपिक्स हैं उनमें हमें दिक्कत नहीं होगी। यहां सेंटेंस एनालिसिस का मतलब है आप उसको सबको का यानी ये जो एक सेंटेंस के एलिमेंट्स हैं, ये एक सेंटेंस के पार्ट्स हैं, इनको सही सीक्वेंस में रखना है, इनको सही ऑर्डर में रखना है, इनको सही तरीके से अरेंजमेंट करना है कि कौन सा पार्ट किस प्रकार के सेंटेंस में कहां आता है। ये बहुत ही मेजर बातें हैं। तो चलिए ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज अपन खाली सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सेंटेंस होता क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो देखिए, ए सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट, ए सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ a group of words। एक सेंटेंस जो होता है वो शब्दों के समूह की एक व्यवस्था है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये यहां अरेंजमेंट का मतलब एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है, एक क्रम है, एक व्यवस्था है। किनकी? शब्दों के समूह की। जैसे कि हमने शब्द को जब सीखा था तो हमने देखा कि ए वर्ड इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, बट इट शुड हैव ए पर्टिकुलर मीनिंग। उनका भी एक क्रम होता है। ये नहीं कि हमने कहीं पे पी टी के एल एम ई पी क्यू यू ऐसे लिख दिया, वो वर्ड बन गया। नहीं, उनका भी एक सीक्वेंस होता है, उनका एक अरेंजमेंट होता है, तभी जाकर के उनका एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलता है, तभी वो शब्द कहलाता है। ठीक इसी प्रकार यहां जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उनका एक अरेंजमेंट होना चाहिए, उनका ऑर्डर होना चाहिए, उनका एक सही सीक्वेंस होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। ए सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स ए सब्जेक्ट एंड a main verb, it may be
फाइनाइट वर्ब और नॉन फिनिट, अपन इसको प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। यानी शब्दों के समूह का एक सही क्रम तो होता ही है, साथ में वाक्य जो होता है वो अपना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ब जरूर लिए हुए होता है। और मैं आपको बता दूं कि एक सेंटेंस के यहां जो अभी मैंने लिखा था सपो का, जब उसको एनालिसिस करेंगे, जब उनके पार्ट्स का अपना अध्ययन करेंगे, जब उनके एलिमेंट्स को अलग अलग पढ़ेंगे, तब हम ये बात भी जानेंगे कि एक सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं, जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, उनमें सबसे मेजर जो होते हैं वो एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब ही होता है। इसके बिना हम किसी भी प्रकार के सेंटेंस की कल्पना भी नहीं कर सकते। सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो कई बार, जैसे कि अभी अपन आगे पढ़ेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस है या कुछ ऐसे भी क्लोजेस हैं जिनमें सब्जेक्ट को हिडन कर लिया जाता है, उसको छुपा लिया जाता है। लेकिन वर्ब जो है वो किसी सेंटेंस की एक अपैरेंट फॉर्म है, बहुत ही जरूरी है, उसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता। ये आपको जरूर वाक्य के अंदर देखने को मिलती है। तो सेंटेंस क्या हुआ? ए सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट विद ए complete meaning और सेंस। तो ये आपके वाक्य की परिभाषा हुई। फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, फिर से रिवाइज कर दूं कि वाक्य वो है जो शब्दों का समूह तो है, लेकिन उसका शब्दों के समूह का सही ऑर्डर है, सही क्रम है, सही सीक्वेंस है, उनका सही अरेंजमेंट है। ये होना बहुत ही जरूरी है। साथ में उसका अपना एक सब्जेक्ट है और उसके लिए एक पर्टिकुलर मेन वर्ब दी गई है, और इन सब को मिलाते हुए वो वाक्य अपना पूर्ण अर्थ देता है, पूरा भाव प्रकट करता है। जैसे अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको बताऊं कि अरेंजमेंट क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, यहां पे मैंने लिखा द, फिर लिख दिया मूज, यहां लिख दिया द मून, फिर लिख दिया अराउंड और द अर्थ। और मैं आपको बता दूं, ये जो सेंटेंस है द मूज द मून अराउंड द अर्थ, बेअर्थ है, कोई अर्थ नहीं इसका, कोई मीनिंग नहीं इसका, कोई सेंस नहीं है। क्यों? आप ये तो कह सकते हो कि दिस सेंटेंस ऑल्सो इंक्लूड्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दिस इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। ये भी तो शब्दों का एक समूह है, यहाँ पे ये वर्ड है, ये वर्ड ही तो हैं, तो ये सेंटेंस क्यों नहीं कहलाएगा? देखिए, ये सेंटेंस इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें सेंटेंस के पार्ट्स हैं, इसमें सेंटेंस के एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो सही सीक्वेंस में नहीं है, सही क्रम में नहीं है। मैं आपको बता दूं, जैसे द मूज, ये मूज आपकी वर्ब है, ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन है, ठीक है, ये आपकी और जो एडवर्बियल फैक्ट हुआ। अब यहां देखिए, प्रीपोजिशन आप कह सकते हो, यहां देखिए कि इनका जो सीक्वेंस है वो सही नहीं है, और इनके सीक्वेंस को ही मैं आपको बता रहा था, जिसको मैं कहूं शको का। इनके काफी स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के सेंटेंस के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, वो एक निश्चित ढांचे में, एक निश्चित संरचना में बंधे हुए हैं, लेकिन दो चीजें जरूर मिलती है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। बाकी इनका सही सीक्वेंस क्या होता? जैसे द मून मूव्ड अराउंड द अर्थ, ये सेंटेंस है, इसे हम सेंटेंस कहेंगे। सेम वर्ड्स हैं, इसमें भी वही सेम वर्ड्स हैं, इसमें भी वही सेम वर्ड्स हैं, ये आपका सेंटेंस है, इसे अपन सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि सारे सेम वर्ड्स होते हुए भी, सेम पार्ट्स होते हुए भी, सेम पार्ट्स हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो सही अरेंज नहीं है। इसीलिए ये भी अति आवश्यक है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो सही ऑर्डर में होना चाहिए, सही सीक्वेंस उनका होना चाहिए, कहने का मतलब वो सही और अरेंजमेंट होने चाहिए। तो ये आपका सेंटेंस हुआ, जैसे द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, इनमें फर्क खाली सीक्वेंस का है। तो मेरे ख्याल से आपको इसका अर्थ समझ में आ गया और सेंटेंस क्या होता है।
ये भी याद रखना, सेंटेंस के मेजर पार्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही होते हैं, जिनके बिना हम किसी भी सेंटेंस की कल्पना भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपन फिर से याद दिला दूं, जैसे अपन अभी सोच रहे हो कि इनके पार्ट्स नहीं पढ़े हमने, इनके जो एलिमेंट्स हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है, उनका पैटर्न हमने नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से आगे ग्रामेटिकल टॉपिक्स आपके आने हैं जिनमें हमें सभी प्रकार के सेंटेंस के पैटर्न को पढ़ना अति आवश्यक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हम बेसिक सीख रहे हैं, इनमें आप ये जान लें कि सेंटेंस होता है क्या, इनके प्रकार कौन से हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, अपन देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। एक वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, एक वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। यहां आपको शॉर्टली मैं आपको बताना चाहूंगा कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस की जब अपन चर्चा करते हैं तो कई बातें हमारे याद आती हैं, जैसे कि कभी सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव। और यहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस आखिर होते कितने प्रकार के हैं। देखिए, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इस बात को क्लियर करने के लिए मैं सेंटेंस के प्रकार को दो भागों में बांट देता। एक, अकॉर्डिंग टू दियर मीनिंग, अकॉर्डिंग टू दियर मीनिंग द sentences are 5 kinds of, यानी अपने अर्थ के मुताबिक, अगर मैं बात करूं अपने अर्थ के मुताबिक, अर्थ के मुताबिक, अर्थ का मतलब मैं यहां ये भी कह दूं सेंस, अपने भाव के मुताबिक, यानी शब्दों का जो ढांचा है, शब्दों का जो समूह है, सही अरेंज है, वो भाव क्या प्रकट कर रहा है, वो क्या अर्थ दे रहा है, इसके अनुसार जो सेंटेंस है ये आपके 5 प्रकार के, ठीक है। और दूसरा अपन देखेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू देयर बिल्डिंग प्रोसेस, यानी अपनी संरचना के अनुसार, अपनी निर्माण प्रक्रिया के अनुसार कि वो बने कैसे होते हैं, उनका ढांचा क्या होता है। इस प्रकार सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, और वो होते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर होते हैं सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य जो मिलके बनते हैं। और अपने अर्थ के मुताबिक जो ये सेंटेंस होते हैं, ये सारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन ये अपने अर्थ के मुताबिक अलग अलग होते हैं। और वो कौन कौन से हैं देखिए, इनमें पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। इसे आप स्टेटमेंट बोल सकते हो, ठीक है। और इनको आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हो, डिक्लेरेटिव, ठीक। 2 में आपके पास है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। 3 में आपके पास है इंपेरेटिव सेंटेंस, और 4 में आपके पास है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और 5 में आपके पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका हालांकि कई किताबों में या कई बार इनको मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन ये भी एक मेजर काइंड्स ऑफ सेंटेंस है, इन्हें भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अपने अर्थ के मुताबिक सेंटेंस कितने प्रकार के रहे बताइए, 5 प्रकार के। अगर स्ट्रक्चर की बात करूं, अपनी निर्माण प्रक्रिया कैसे कैसे बने होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, दैट मींस अपनी संरचना और ढांचे के अनुसार जो सेंटेंस हुए वो 3 प्रकार के हुए, और वो ज्यादा टिपिकल भी होते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं। क्योंकि जैसे कि सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक होता है, जैसे सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, ये एक जटिल प्रक्रिया होती है, तो उनको समझना भी बहुत जरूरी है। वो अपन अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज अपन शॉर्टली इनके बारे में चर्चा करते हैं। अपने इस वीडियो में शॉर्टली इसके बारे में चर्चा करते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं, क्या भाव देते हैं, इसी प्रकार इंटरोगेटिव, ये दोनों फिर भी इजी हैं, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अलग अलग से अपन इनके बारे में अभी अध्ययन करते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर की जो बात है, आप ये सोच रहे हो कि प्रत्येक, जैसे असर्टिव सेंटेंस है तो असर्टिव सेंटेंस के ही कम से कम 15-20 स्ट्रक्चर बन जाते हैं।
स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे किसमें, जब इनका एनालिसिस करेंगे। अभी इन्हें अपन बेसिकली इनको थोड़ा समझ रहे हैं। पहले देखते हैं, एक नंबर में आता है आपका असर्टिव सेंटेंस। क्या है ये? देखिए, दिस सेंटेंस या दिस काइंड ऑफ सेंटेंस express the sense of any information, statement, claim or any declaration। देखिए, असर्टिव जो सेंटेंस है, याद रखिए, इनमें कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं होती है। आश्चर्य, दुख, खुशी, कोई प्रश्न का भाव, कोई शुभकामना, कोई जैसे कि अभिशाप, कोई आशीर्वाद, कोई आदेश, ऐसी अदर जो फीलिंग्स हैं वो इनमें नहीं होती। इसीलिए इनको असर्टिव यानी एक स्वीकारात्मक और एक नकारात्मक, इसमें दो ही प्रकार के वाक्य शामिल होते हैं। इसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या किसी इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन होती है, किसी व्यक्ति विशेष का कथन हो सकता है, कोई व्यक्ति विशेष की घोषणा हो सकती है, या किसी भी प्रकार की कोई घोषणा या फिर कोई वर्णन जो है वो इनमें हो सकता है। अदर किसी भी प्रकार की कोई भी और सेंस यानी कोई भी फीलिंग्स, कोई भी थॉट इनके अलावा ऐसे सेंटेंस नहीं देते हैं। याद रखिए, इनके अंदर जो है वो दो प्रकार के सेंटेंस हैं। असर्टिव जो सेंटेंस हुआ आपका, इसमें दो प्रकार के सेंटेंस इंक्लूड होते हैं। कौन से? एफर्मेटिव, जिनको आप पॉजिटिव बोल सकते हो, एफर्मेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस, ये दोनों ही इनमें शामिल हैं। यानी कोई स्टेटमेंट, कोई क्लेम, कोई डिक्लेरेशन, कोई इंफॉर्मेशन नकारात्मक भी हो सकती है, वो स्वीकारात्मक यानी साधारण भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो धनात्मक हो सकती है, वो ऋणात्मक हो सकती है। ये दोनों ही चीजें इसमें शामिल हैं। लेकिन कई बार जब बच्चे टेंस पढ़ते हैं तो उनमें आते हैं एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, तब वो बच्चे सोचते हैं कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते होंगे। नहीं, अपने मीनिंग के अनुसार, अपने अर्थ के अनुसार ये 5 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का आपका असर्टिव सेंटेंस हुआ, उसमें ये दोनों शामिल है। जैसे इनकी अगर अपन थोड़ा एग्जांपल देखें इनका, जैसे मान लीजिए मैं कहूं आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये मेरा हैबिचुअल फैक्ट हुआ और आपको इसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। इसी को मैं लिखूं आई डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। ये ऋणात्मक यानी नकारात्मक वाक्य हुआ। भाई मैं ऐसा करता हूं, पॉजिटिव ऐसा करना पसंद करता हूं, पॉजिटिव मैं ऐसा करना पसंद नहीं करता, नेगेटिव। ये आपके लिए ही मेरे स्टेटमेंट है, आपके लिए इंफॉर्मेशन है। लेकिन यहां एक ध्यान रखने लायक बात यह है कि ये जरूरी नहीं कि आपका वाक्य हर बार नोट से ही बने। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि देयर आर सम मीनिंग्स इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट इटसेल्फ नेगेटिव। वो अपने आप में क्या होते हैं? नकारात्मक होते हैं। और ऐसे वर्ड हैं, इनको थोड़ा याद रख लीजिए, काम आएंगे। जैसे सेल्डम, हार्डली, नेवर, लिटल, फ्यू, स्केर्सली। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वाक्य में विदाउट नोट, बिना नोट के ही वाक्य को नकारात्मक बना देते हैं। जैसे मैं कहूं थंडरिंग क्लाउड, सेल्डम रेन। आई हार्डली बिलीव इन घोस्ट। ये दोनों वाक्य नकारात्मक है। थंडरिंग क्लाउड्स, सेल्डम रेन, यानी गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। मैं भूतों में विश्वास नहीं करता। इनमें कोई भी नोट नहीं आया,
लेकिन फिर भी वाक्य नकारात्मक हो गई, यानी खाली इन शब्दों ने सेंटेंस को निगेटिव बना दिया। ठीक है, सुना होगा आपने बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। हार्डली है, स्केर्सली है, नेवर है, ये सारे के सारे अपने आप में जो वर्ड है ये अपने आप में निगेटिव होते हैं, इनमें नोट की आवश्यकता जो है वो नहीं होती। चलिए नेक्स्ट, अभी अपन पढ़ते हैं अपने दूसरे प्रकार का जो सेंटेंस है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य नाम से ही वाकिफ है, यानी इनमें क्या होता है, इन दीज sentences questions are asked। सीधी सी बात है, इन वाक्यों के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न ही पूछे जाते हैं। सिर्फ इंक्वायरी टाइप के क्वेश्चन, यानी इंक्वायरी टाइप के सेंटेंस हैं, सिर्फ आपसे सवाल पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं, और कोई भाव नहीं है, और इनका कोई भाव नहीं है। और पहचान, उनकी पहचान जैसे कि असर्टिव की स्टेटमेंट, क्लेम, डिक्लेरेशन, साधारण वाक्य, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इनकी पहचान, these kind of sentences are very easy to identify because these sentence ends with a interrogation, question mark, यानी these sentences end with an इंटेरोगेशन या इंटेरोगेटिव मार्क, इससे पहचान हो जाए। कितने प्रकार के होते हैं याद रखिए, these are two kinds, these are two kinds, these are two kinds। ये सेंटेंस आपके दो प्रकार के हैं। पहला कहलाता है yes no type, yes no type questions, yes no type questions, और दूसरा जो है वो आपका कहलाता है WH word type questions। दोनों के लास्ट में इंटेरोगेशन या इंटेरोगेटिव मार्क्स आपको मिलेगा, लेकिन दोनों में फर्क क्या है ये जानना बहुत ही जरूरी है। और ये हर एक, मैंने बता दिया, जितनी भी अपन बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, अपने शुरुआत के वीडियोस में जितने भी बेसिक ग्रामेटिकल टॉपिक्स या बेसिक ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स अपन पढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं आगे जितने भी ग्रामेटिकल मेजर टॉपिक्स आएंगे उनमें ये बहुत मददगार साबित होने वाली है। ये मानिए ये नींव है, अगर ये हमारी कमजोर है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें अपन देखेंगे कि ये जो WH वर्ड्स हैं इनका एक मेजर टॉपिक बनता है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी खूब पूछा जाता है। इनको बोलते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन, यानी उत्तर को देख करके क्वेश्चन को फ्रेम करना। वहां हमें उस टॉपिक में ये बात पढ़नी अति आवश्यक हो जाएगी कि ये WH वर्ड कितने होते हैं, कौन से WH वर्ड से किसके बारे में पूछा जाता है। जैसे हु से हमेशा सब्जेक्ट के लिए पूछा जाता है, हाउ मेनी संख्या के लिए आता है, हाउ मच मात्रा के लिए आता है, हाउ लॉन्ग दूरी के लिए आता है, व्हाट किसी नाउन के बारे में पूछा जाता है, वाई किसी रीजन के बारे में पूछा जाता है, हाउ है वो प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है। ये सारी चीजें अपन अपने अगले वीडियोस में पढ़ेंगे क्वेश्चन फ्रेमिंग के टॉपिक में। अब सवाल ये है कि ये दो प्रकार के कैसे होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चन और WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। मौखिक आपको बता दूं थोड़ा ऑलरेडी कि यस नो टाइप जो क्वेश्चन होते हैं इनको यस नो टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका उत्तर केवल हाँ या ना में दिया जाता है, और ऐसे वाक्य केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होते हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब से ही शुरू होते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होती है। अगर पहले की मैं बात करूं, ये जो आपका एक नंबर जो था यस नो टाइप क्वेश्चन, इनका स्ट्रक्चर होगा, देखिए यहां आपको मिलेगी हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही, ठीक है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलता है, फिर आपको मैन वर्ब मिलती है, मैन वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ऐसी बातें पढ़ाने के दौरान ही सीख लिया करो, जिनको बोलते हैं इंसिडेंटल स्टडी। पढ़ाई करने के लिए दो चीजें, किसी भी चीज को पाने के लिए, अध्ययन करने के लिए मेजर दो चीजें मैं मानता हूं बहुत ही जरूरी हैं। एक होता है मेथड और एक होता है मटेरियल, आपकी सामग्री और आपका तरीका।
और तीसरा होता है इंसिडेंटल स्टडी और कंपैरेटिव स्टडी। आप तुलनात्मक अध्ययन करते रहिए और इंसिडेंटल स्टडी करते रहिए। इसका मतलब है कि अगर आप पैराग्राफ भी पढ़ रहे हैं या फिर आपको कंपोजिशन भी पढ़ाया जा रहा है, उसमें भी अगर ग्रामेटिकल टॉपिक्स आ रहे हैं तो उनको वहीं पे हल कर देना चाहिए एक अच्छे ट्यूटर को। यहां देखिए ऑब्जेक्टिव बता रहा था कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाई मैन वर्ब। ऑब्जेक्ट हमेशा ही मैन वर्ब के ठीक बाद लगा मिलता है आपको। ये कितने प्रकार का होता है स्ट्रक्चर में देखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, सब्जेक्ट आ जाता है, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट और कोई कॉम्प्लीमेंट या जो कुछ भी एक्स्ट्रा होता है इसके बाद जुड़ करके लास्ट में इंटरोगेशन आपको मिलता है। लेकिन ये शुरू किससे होते हैं? ये खाली हेल्पिंग वर्ब से ही बने होते हैं। इनमें WH वर्ड का कहीं प्रयोग नहीं होगा। इनको यस नो टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जवाब हाँ या ना में ही दिया जाता है। जैसे आपसे पूछे डू यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करते हो? आपका जवाब एक ही होगा, हाँ या ना। आपको पूरा वर्णन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि व्हाई डू यू नॉट टेक टी, आप चाय क्यों नहीं लेते हो, तो आपको हाँ या ना से काम नहीं चलेगा, पूरा विस्तार करके बताना पड़ेगा। याद रखिए इनकी जो संख्या है वो 24 है टोटल। 24 ये हम मॉडल में पढ़ेंगे। ये 24 में क्या क्या आते हैं? इसमें 11 जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी आती है और 13 जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी आती है। ये 11 थोड़ा शॉर्टली मैं आपको बता दूं। बी क्रिया 5, इज, एम, आर, वॉज, वर। हैज क्रिया हैज, हैव, हैड और डू क्रिया डू, डज और डिड। 5, 3, 8 और 3, 11 हो जाते हैं। और ये दो प्रकार की क्यों होती है? ये प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाती है, ये मॉडल ऑक्सिलरी कहलाती है। मॉडल्स आर जस्ट ओनली हेल्पिंग वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मैन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मैन वर्ब भी होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी हुई? इनकी टोटल संख्या भी 24 और इनसे इनकी शुरुआत होती है। और दूसरा हुआ आपका WH वर्ड से। तो उनका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यहां एक बात याद रखिए, वो ये है कि इन दोनों में समानता है। क्या? कि हेल्पिंग वर्ब जो है, सॉरी इसमें एक चीज नहीं आई, सब्जेक्ट नहीं डाला हमने। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इनमें एक समानता, और वो क्या है? दोनों ही बार हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है, इस बात को मत भूलिएगा। तो इसको छुपा लोगे तो भी स्ट्रक्चर तो सेम ही है। यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमेशा ही आपका सब्जेक्ट से पहले होगा। ये बात इतना फोकस करके क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कक्षा 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक गलती करते हैं। कौन से टॉपिक में? नरेशन के टॉपिक में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉपिक में। कहां गलती करते हैं? कि डायरेक्ट भाग के प्रश्नवाचक वाक्य को जब अपन इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो प्रश्नवाचक नहीं रहता है, साधारण हो जाता है। तब उसको साधारण करने का एक ही तरीका होता है, प्रश्नवाचक वाक्य है वो बिल्कुल आसान हो जाते हैं, कि डायरेक्ट भाग के प्रश्नवाचक वाक्य को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय हेल्पिंग वर्ब को संबंधित टेंस के अनुसार बदल करके कर्ता के बाद रख दो, वाक्य साधारण हो जाएगा। लेकिन जब तक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रहेगी वो वाक्य इंटेरोगेटिव फॉर्म में ही होगा। तो ये थे आपके कौन से? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे इनके एग्जांपल अपन देखें, जैसे अगर यस नो टाइप के देखें, मैं कहूं डू यू टेक कॉफी एवरी मॉर्निंग, अगर आगे लिखना चाहे तो क्या आप हर सुबह कॉफी देते हो? क्या आप कॉफी देते हो? आपका जवाब हाँ या ना नहीं होगा। और अगर मैं यूं कहूं व्हाई डू यू टेक कॉफी एवरी मॉर्निंग, आप हर सुबह कॉफी क्यों लेते हो? तो इसका आपको कारण ही बताना पड़ेगा, हाँ ना से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये थे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए, क्योंकि बेसिकली देख रहे हैं अपने इस वीडियो में, ताकि आगे आने वाले जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उन पे, या आगे आने वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पे हमारी पकड़ मजबूत बन सके, इसीलिए हम बेसिकली पढ़ रहे हैं। 3 नंबर में आ जाइए। अब ये जो 2 प्रकार के सेंटेंस बच गए, 3 प्रकार के, 3, 4 और 5, ये इंपॉर्टेंट भी है। अगला है अपना इंपेरेटिव सेंटेंस। 3 नंबर पे अपना है इंपेरेटिव सेंटेंस। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इनको बेसिकली हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य, यानी कमांड। ये क्या भाव प्रकट करते हैं? These kind of sentences express
द सेंस ऑफ ऑर्डर, यहां ध्यान दीजिए, कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, इसका इतना ही अर्थ है। इंपेरेटिव वाक्यों को आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं, और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इंपेरेटिव जो सेंटेंस है वो आदेश, प्रार्थना और सलाह का भाव प्रकट करते हैं। यही तो है असर्टिव, इंटरोगेटिव, इनमें फर्क। ये कोई स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन या फिर कोई साधारण इंफॉर्मेशन इनमें नहीं होती। इनमें तो सिर्फ आदेश, प्रार्थना या फिर सलाह ही होती है। लेकिन मेजर बात यह है कि आप ऐसे वाक्यों को पहचानोगे कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है। इसका आंसर भी मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हाउ डू वी रिकॉग्नाइज, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस, इन प्रकार के वाक्यों को अपन पहचानते कैसे हैं, हम कैसे पहचानते हैं, या हाउ कैन वी, हम कैसे पहचान सकते हैं ऐसे वाक्यों को, पहचान क्या है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। और ये 10th और 12th के बच्चों के लिए अति आवश्यक भी है। कैसे पहचानेंगे, देखिए इनकी पहचान ये है। दीज sentences are often begun with, किस प्रकार के जो वाक्य हैं वो इस प्रकार से शुरू होते हैं। किस प्रकार से शुरू होते हैं देख लीजिए। उनके अंदर क्या होता है, प्रश्नवाचक में WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। असर्टिव में क्या है, डेफिनेटली आपको वाक्य के शुरू में सब्जेक्ट मिलेगा। इनमें क्या है, देखिए इनकी पहचान ये है कि इनकी शुरुआत या तो 80% मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। याद रखिए, डू से बना है तो भी डू क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। एक नंबर 2, इनकी जो शुरुआत है वो किससे होगी, डोंट से। तो मत भूलिए, डोंट के तुरंत बाद फिर आपको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है। नंबर 3, इनकी जो पहचान है वो किससे होगी, प्लीज या काइंडली से। इनकी जो पहचान है वो प्लीज या काइंडली से होगी। और नंबर 4, ये जो वाक्य हैं ये लेट से बने होते हैं। अब देखिए कॉमन बात ये है, यहाँ पे भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हुई। डोंट नकारात्मक बनाने के लिए आता है, यहाँ पे भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत हुई। प्लीज और काइंडली सिर्फ प्रार्थना का भाव दिखाने के लिए आते हैं, इसके बाद भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये आखिर ये वाक्य लेट से मिलकर बने होते हैं। यही इनकी पहचान है। इनके अंदर जो मैंने आपको बताया था ना कि इसकी सेंटेंस का जो मेजर पार्ट होते हैं वो सब्जेक्ट और वर्ब होती है, लेकिन सब्जेक्ट को कई बार हिडन कर दिया जाता है, कई बार उसका मेंशन नहीं किया जाता। वो बात यहाँ लागू होती है। यहाँ यू को छुपाया जाता है, यू सब्जेक्ट को हिडन किया जाता है, उसको मेंशन में नहीं दिया जाता। इनके एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये इनकी पहचान है भाई, इनको मत भूलिएगा। ये कह सकते हो आप, ये मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही बनते हैं। डोंट के बाद मिलेगी, प्लीज और काइंडली के बाद मिलेगी, लेट से वाक्य अलग बनते ही हैं। जैसे मैं इनको कहूं डू इट, इसको कीजिए, और फिर कह दूं डोंट डू इट, इसको मत कीजिए, ठीक है। या फिर जैसे कि अपन कहें लीव दिस सिंगिंग एंड चांटिंग। गर्मियों का सीजन है, आप अपने घर पे कूलर का इस्तेमाल जरूर करते होंगे। उसकी जो पंप होता है, पानी वाला मोटर, उस पे लिखा होता है डोंट रन द पंप विदाउट वाटर। जितने भी आदेश होते हैं, खास बातें होती हैं, जितने भी सुझाव होते हैं, जैसे कि दवाइयों पे लिखा होता है कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। कई बार प्लास्टिक की पीपियां आती है, अभी इन पे भी लिखा होता है, सीखने को हम कहीं सीख सकते हैं कीप इट अवे फ्रॉम हीट। आंख से दूर रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें, पानी के बिना पंप ना चलाएं। विवेकानंद ने कहा था ये भजन कीर्तन करना छोड़ दो, इसे मत कीजिए, इसे कीजिए, शट द डोर, ओपन द विंडो। दीज ऑल सेंटेंसेस आर इंपेरेटिव सेंटेंसेस। प्लीज और काइंडली से भी बनते हैं। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, मेहरबानी होगी मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। या फिर लेट से अगर मैं बात करूं, लेट मी टीच यू इंग्लिश, क्योंकि बड़ा मजा आता है मेरे को, बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मेरे को अंग्रेजी पढ़ाने दीजिए।
मुझे आपको अंग्रेजी पढ़ाने दीजिए, इकट्ठा कुछ खाने के लिए दीजिए, बिना पानी पंप ना चलाइए। विवेकानंद ने कहा था भजन कीर्तन करना छोड़ दो, इसे मत कीजिए, इसे कीजिए। दीज ऑल सेंटेंसेस आर इंपेरेटिव सेंटेंस और इनकी पहचान इजी है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बना, डोंट के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लीव मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डोंट के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लीज से बना और लेट से बना। यहां एक खास बात यह है कि लेट से बने जो वाक्य हैं इनका ऑलरेडी बता दूं, याद रखना कि लेट के बाद अगर नाउन आता है, जैसे राम श्याम गीता बबीता, ठीक है, अगर लेट के बाद प्रोनाउन आ रहा है, प्रोनाउन यानी 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है आई और वी, सेकंड पर्सन लिसनर होता है जैसे आप मेरी बात को सुन रहे हो यू, और थर्ड पर्सन ही सी इट दे होते हैं। इनकी 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस हो, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मैं बात करूं आई, माई और मी, ये सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो याद रखिए लेट के बाद हमेशा ही अगर प्रोनाउन आएगा तो वो अपनी थर्ड फॉर्म में यानी ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। और ये बात बच्चों को उस समय बतानी चाहिए पैसिवाइजेशन के दौरान, कि बच्चों जब पैसिवाइजेशन करते हैं ऐसे वाक्यों का तो उनके सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के को चेंज करते समय प्रोनाउन की फॉर्म में चेंज नहीं होगा। जैसे ये मी उधर चला जाएगा, यू ऐसे वैसा यहां आ जाएगा, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म में ही है, जैसे किसी लड़के के लिए कहूं तो हिम, लेट मी टीच हिम, मुझे उसको पढ़ाने दो। जब आप करोगे तो ये क्या बन जाता है, लेट और हिम का हिम और बी, लेट हिम बी टॉट इंग्लिश और बाई मी। तो ये मी यहां आया तो भी नहीं बदला और हिम यहां आया तो भी नहीं बदला। ये कुछ खास बातें होती है। तो देखिए ये थे अपना, ये हुआ अपना इंपेरेटिव सेंटेंस, और 2 बचे अपने ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। तो एक लास्ट आज के इस वीडियो में ऑप्टेटिव सेंटेंस और देख लीजिए, बड़ा आसान है और मजेदार भी। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं कामना सूचक वाक्य। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट सेंटेंस होता है कामना सूचक वाक्य। सिर्फ ऐसे वाक्य के अंदर 3 ही भाव बनते हैं, और वो कौन से हैं देखिए। these sentences express or produce the sense or feeling of wish, bliss and curse। ये वाक्य 3 ही भाव प्रकट करते हैं, शुभकामनाएं, आशीर्वाद और अभिशाप। कई बार कुछ अभिशाप भी दे जाते हैं ना, तेरो सत्यानाश होते, यानी जा तेरा सत्यानाश, मतलब बद्दुआएं, ऐसे भाव। तो खास करके इनका प्रयोग जो है वो शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए किया जाता है। लेकिन सवाल वही है कि हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दीज सेंटेंसेस, इन वाक्यों को अपन पहचान कैसे सकते हैं। सवाल तो ये है ना, कैसे पहचान सकते हैं इन प्रकार के वाक्यों को। बड़ा इजी है, बहुत ही इजी। कैसे, दीज सेंटेंसेस आर बिगन विद, ये वाक्य इस प्रकार शुरू होते हैं। 80% वाक्य ये मे मॉडल से मिलके बने होते हैं, मे मॉडल से, या फिर ये वाक्य विश से बनते हैं, कई बार वुड से बनते हैं, लेकिन 90% ये वाक्य मे से ही बनते हैं। और कई बार इनसे ना शुरू होकर के भी ऐसा वाक्य हो सकता है जिसमें शुभकामनाओं का भाव समाहित हो। लेकिन यहां नोट करने लायक बात क्या है, यहां नोट करने लायक बात यह है कि ये वाक्य मे मॉडल से मिलके बने होते हैं। तो आप इसमें एक बात और सीख रहे हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन और एक्सीडेंटल स्टडी आप सीख रहे हैं अभी, कि मे मॉडल में जब आप जाओगे तो मे मॉडल का प्रयोग कहां कहां होता है। तब भी ये बात दोबारा आपके सामने आएगी कि मे मॉडल का प्रयोग है, जैसे कि पर्पस दिखाने के लिए होता है, मे मॉडल का प्रयोग परमिशन के लिए होता है, मे मॉडल का प्रयोग पॉसिबिलिटीज बताने के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार मे मॉडल का प्रयोग शुभकामनाओं का भाव या आशीर्वाद का भाव भी प्रकट करता है। तभी ये बात वहां सीखें। तो यहाँ पे भी आप ये बात सीख लो कि मे मॉडल जो है, मे मॉडल से ये वाक्य बने होंगे। अब आप कहोगे कि आपने कहा था कि ऑल काइंड ऑफ मॉडल्स आर जस्ट ओनली हेल्पिंग वर्ब,
कि सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अगर वाक्य की शुरुआत में होगा तो वाक्य प्रश्नवाचक बनेगा कि नहीं? यस नो टाइप बनेगा, खूब बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? अपन बोलते ना, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं श्रीमान? मे आई टच योर फोन, मे आई अटेंड योर बेड, क्या मैं आपके बिस्तर पर बैठ सकता हूं? क्या आपके पैन को छू सकता हूं? क्या अंदर आ सकता हूं? तो मे से बनने वाले वाक्य प्रश्नवाचक भी होते हैं। लेकिन याद रखिए कि इनकी पहचान यही है कि ये वाक्य मे मॉडल से बनते हैं, इसके बावजूद भी लास्ट में इंटरजेक्शन पे खत्म होते हैं ये वाक्य, यानी इनके लास्ट में इंटरजेक्शन लगता है, प्रश्नवाचक नहीं लगता। या कई बार ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिनमें पीरियड्स लास्ट में लग जाते हैं, लेकिन ये मे मॉडल से बनेगा और प्रश्नवाचक नहीं होगा, यही इनकी खास पहचान है। ठीक है, जैसे बहुत सी बार अपन बोलते हैं, या मैं आपके लिए बोलूं कि मे द सक्सेस kiss your feet, may the success kiss your feet, भगवान करे सफलता आपके कदम चूमे, ये शुभ कामना है। बहुत बार अपन बोलते हैं किसी की बर्थडे पार्टी पर या किसी को जब आशीर्वाद देते हैं कि मे यू लिव लो, चिरंजीवी बनो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। या फिर अपन कहें मे गॉड हेल्प यू, मैं कहूं मे योर बिजनेस फ्लोरिश, भगवान करे तुम्हारा धंधा फले फूले, सफलताएं आपके कदम चूमे, आपकी उम्र लंबी हो, भगवान आपकी मदद करे। मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, अपने जीवन में कामयाब बनो। या कई बार विश का प्रयोग करते हैं, जैसे विश यू ए वेरी हैप्पी होली न्यू ईयर, ऐसे बोलते रहते हैं अपन। तो ये वाक्य इससे बन जाते हैं, विश से, वुड से भी कई बार बन जाते हैं। कई बार सिर्फ सामान्य भाव देते हैं, मैनी ए डेज रिटर्न, यानी कई बार बोलते हैं ना कि ये दिन आपके जीवन में बार बार आए, यानी मैनी रिटर्न ऑफ द डे। किसी की बर्थडे पार्टी बोलते हैं तो ये भी क्या है, देखिए कामनासूचक वाक्य है, इंपेरेटिव इसको कहेंगे कि मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, बार बार आपकी जिंदगी में ये दिन आए, यानी आप जन्मदिन मना रहे होते हो तो बार बार जन्मदिन आएंगे तो आपकी उम्र लंबी होगी ना। तो ये हमने पढ़े कौन से? इंपेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव पढ़े इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव। बचा क्या? बचा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है नरेशन की दृष्टि से। इसमें तो ये एक बचा है, फिर कल अगले वीडियो में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे, और इसके अलावा सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो अपन पढ़ेंगे अगले वीडियोस में। तो आज के लिए काफी है, थैंक यू।